आवाज नहीं करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स के फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यूनिट 2 की चैप्टर 4 प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर न्यून ताप के उत्पादन में कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन को पढ़ेंगे, अर्थात रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि जूल थॉम्पसन प्रभाव, पुनर्निवेशी शीतलन और रुद्धोष्म प्रसरण से गैसों के ताप को अत्यंत न्यून ताप तक प्राप्त किया जा सकता है और गैसों को जो है द्रव अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है। आज इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे कि रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन कैसे प्राप्त किया जाता है। जूल थॉम्पसन प्रसार द्वारा 0.82 केल्विन ताप तक प्राप्त किया गया। इस ताप पर लगभग सभी गैसेस जो हैं वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। 1926 में डिबाई और गाउक नाम के साइंटिस्ट ने प्रदर्शित किया कि अनुचुंबकीय लवणों के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा भी 0.82 केल्विन से भी कम ताप हम प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को अत्यंत न्यून ताप पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकित किया जाता है तो पदार्थ के परमाणु या अणु चुंबकन क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं। इसके लिए बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। चूंकि आंतरिक ऊर्जा जो है ताप से संबंधित होती है, अतः पदार्थ का ताप भी जो है बढ़ जाता है। इस स्थिति में यदि पदार्थ का विचुंबकन कर दिया जाए तो पदार्थ का ताप कम हो जाता है। इस प्रभाव को हम चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव मैग्नेटोकैलोरिक इफेक्ट कहते हैं। 1944 में डी हास नाम के साइंटिस्ट ने एल्यूमिनियम तथा पोटेशियम सल्फेट के मिश्रण को चुंबकित कर द्रव हीलियम के ताप को 1 केल्विन तक ठंडा किया और तुरंत ही मिश्रण का रुद्धोष्म विचुंबकन करके 0.002 केल्विन तक ताप प्राप्त किया। अभी हमने देखा कि जूल थॉम्पसन इफेक्ट के अंदर 0.82 केल्विन, यहाँ पर हम 0.002 केल्विन इतना न्यून ताप भी हम रुद्धोष्म विचुंबकन से प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस विधि का उपयोग करके हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अत्यंत निकट भी पहुंच सकते हैं, परम शून्य ताप के पास पहुंच सकते हैं। वर्तमान में परमाणुओं के नाभिकों को शक्तिशाली चुंबकों द्वारा चुंबकित कर कर रुद्धोष्म विचुंबकन से 10⁻⁶ केल्विन तक भी ताप प्राप्त किया जा रहा है। अब इसको कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं कि इसका क्या तरीका है, क्या इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसे हम पढ़ते हैं। अनुचुंबकीय लवण गैडोलिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम पोटेशियम के सल्फेट के मिश्रण को हम एक कांच की नली ए में रखते हैं जिसका संबंध टी शेप की नली द्वारा लिक्विड हीलियम कक्ष और वैक्यूम पंप से होता है। इस नली को हम द्रव हीलियम से भरे हुए एक फ्लास्क में रखते हैं। उसके पश्चात संपूर्ण फ्लास्क को हम लिक्विड हाइड्रोजन से भरे एक अन्य फ्लास्क के अंदर रख देते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिख रहा है। ये नली ए है, यहाँ पर हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है। इस नली ए को हमने टी शेप की एक नली से जोड़ रखा है। ये वॉल्व है, यहाँ पर लेफ्ट के अंदर हीलियम कक्ष से जा रही है ये ट्यूब, और राइट को जो है ये पंप वैक्यूम पंप की तरफ जा रही है। अब इस नली को हम लिक्विड हीलियम से भरे एक फ्लास्क में रख दिया और इसके बाद इस फ्लास्क को हमने लिक्विड हाइड्रोजन से भरे एक फ्लास्क के अंदर रख दिया। ये क्यों रखते हैं? क्योंकि जब हम इस फ्लास्क को
लिक्विड हीलियम से भरे फ्लास्क को हम लिक्विड हाइड्रोजन से भरे फ्लास्क पर रखते हैं तो दोनों के बीच में ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, जिससे लवण द्वारा उत्पन्न न्यून ताप जो है वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाता। रुद्धोष्म विचुंबकन के कारण उत्पन्न न्यून ताप को नापने के लिए हम नली ए के ऊपर चालक कुंडलियां जो हैं लपेट देते हैं। इन चालक कुंडलियों से हम चुंबकीय प्रवृत्ति को मापते हैं और चूंकि क्यूरी के नियम से अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति को नापने से हमें ताप के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। अब इस पूरे उपकरण को हम शक्तिशाली चुंबकों के, जिसको हमने यहाँ एन और एस से दिखा रखा है, उसके मध्य रख देते हैं। अब इसकी विधि पढ़ेंगे हम, किस तरह से इसको हम न्यून ताप प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कांच की नली में अनुचुंबकीय लवण की कुछ मात्रा लेके उसमें द्रव हीलियम गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे अनुचुंबकीय लवण का ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। अब वॉल्व को बंद करके इस नली को हम लिक्विड हीलियम से भरे फ्लास्क और उसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन से भरे फ्लास्क के अंदर रख देते हैं। अब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगा के अनुचुंबकीय लवण को चुंबकित करते हैं, जिसके कारण अनुचुंबकीय पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है। इस वृद्धि के कारण नली में उपस्थित लिक्विड हीलियम गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब लिक्विड हीलियम और जो लिक्विड हीलियम गैस है, इन दोनों को हम निर्वात पंप की सहायता से बाहर कर देते हैं। इस प्रकार कुछ समय पश्चात चुंबकन की अवस्था में जब लवण दीवार फ्लास्क में रखी हुई लिक्विड हीलियम के साथ उष्मीय साम्यावस्था में आ जाता है, तब अचानक से बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को शून्य करके अनुचुंबकीय लवण का विचुंबकन करते हैं। इस स्थिति में लवण का रुद्धोष्म विचुंबकन होने के कारण ताप घट जाता है और अत्यंत न्यून ताप 10⁻³ केल्विन तक प्राप्त होता है। अब इस सारी रुद्धोष्म विचुंबकन की ऊष्मागतिकी क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माना नली ए में अनुचुंबकीय लवण चुंबकीय क्षेत्र बी लगाने पर चुंबकीय तीव्रता I, जो कि क्या होती है, चुंबकन प्रति एकांक आयतन का चुंबकन से प्रेरित हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अनुचुंबकीय लवण पर किया गया कार्य dW1 = B.DI और अनुचुंबकीय पदार्थ द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dW = -B.DI। यहाँ डॉट आएगा। चूंकि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से किसी सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है तो उस ऊष्मा का कुछ भाग उस सिस्टम द्वारा कार्य करने में खर्च होता है और शेष भाग जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। यहाँ dQ सिस्टम को दी गई ऊष्मा है, du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, dW पदार्थ द्वारा किया गया कार्य है। इस कार्य के अंदर यांत्रिक कार्य P/dV के साथ साथ चुंबकन के कारण किया गया कार्य भी सम्मिलित है। और हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये W लिखा है, dW को W = P/dV - B.DI। चूंकि ठोस पदार्थों में आयतन परिवर्तन नगण्य होता है, इसलिए बाहरी दाब के विरुद्ध किया गया कार्य P/dV, यहाँ dV 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और नेट वर्क डन जो होगा dW = -B.DI तथा अब हम लिख सकते हैं dQ = du और हमने dW का मान रख दिया B.DI। ऊष्मागतिकी के सेकंड लॉ से dQ = T/ds। समीकरण 1 और 2 से हम देखें तो ऊष्मागतिकी के चारों मैक्सवेल संबंध जो हैं वो वैध होते हैं और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक सामान्य ऊष्मागतिकी निकाय को थर्मोडायनेमिक सिस्टम के व्यवहार को हम 4 पैरामीटर्स प्रेशर,
वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार किसी मैग्नेटिक सिस्टम को, चुंबकीय निकाय को हम -BI, T और S से व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, दाब को -B से और आयतन V को I से जो है रिप्लेस कर देते हैं। चूंकि मैक्सवेल संबंध होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर, और हम लिख सकते हैं डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू, यहाँ डेल एस को हम इक्वेशन 2 की सहायता से लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन टी। तो हमने यहाँ लिख दिया टी मल्टीप्लाइड बाय डेल वी बाय डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इस समीकरण में हम P को -B से और आयतन V को I से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल टी, यहाँ पे कितना था डेल P, उसकी जगह B आ गया, एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू -T, यहाँ V था उसकी जगह हमने डेल I अपॉन डेल Q एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और डेल T बाय डेल V इक्वल्स टू -T, यहाँ पर हम डेल T से गुणा करते हैं और डेल T से भाग दे देते हैं। अब इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, तो डेल टी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू -T डेल आई बाय डेल टी अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू -T डेल आई बाय डेल टी एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। परंतु स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा एकांक द्रव्यमान के लिए यदि Cb हो, तो एकांक आयतन के लिए हम लिख सकते हैं डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू रो Cb, जहाँ Cb क्या है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रो जो है पदार्थ का घनत्व है। इक्वेशन 6 से मान इक्वेशन 5 में रख देंगे, तो हमारे को मिल जाएगा डेल टी बाय डेल बी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू -T अपॉन रो Cb मल्टीप्लाइड बाय डेल आई बाय डेल टी एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि क्यूरी के नियम से अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं x इक्वल्स टू C अपॉन टी, जहाँ x जो है जाई जो है चुंबकीय प्रवृत्ति है, t जो है ताप है और C क्यूरी कांस्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं म्यू 0 I अपॉन B, और इस वाली इक्वेशन से हम I का मान निकाल सकते हैं, वो मान होगा B इंटू सी अपॉन म्यू 0 T। अब समीकरण 8 को हम ताप T के सापेक्ष अवकलित करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डेल I अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू -B अपॉन सी स्क्वायर म्यू 0 T स्क्वायर। यहाँ B से हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहा, तो B कांस्टेंट हो गया, C ऑलरेडी कांस्टेंट है, म्यू 0 भी कांस्टेंट है, तो खाली T का डिफरेंशिएशन होगा। इक्वेशन 9 से डेल I बाय डेल टी एट कांस्टेंट B का मान इक्वेशन 7 में रखने पर, तो हमारे पास आ जाएगा डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू टी अपॉन रो Cb मल्टीप्लाइड बाय बी सी अपॉन म्यू 0 T स्क्वायर। इसका माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, और हम लिख सकते हैं डेल टी बाय डेल बी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी टी। यहाँ एक T से T कैंसिल हो जाएगा, तो खाली T बचेगा, B ऑलरेडी हमने क्या किया, C अपॉन रो म्यू 0 को हमने A लिख दिया, जहाँ A इक्वल्स टू C अपॉन म्यू 0 रो। इक्वेशन को रीअरेंज करने पे हम लिख सकते हैं डेल टी मल्टीप्लाई बाय डेल टी इक्वल्स टू A अपॉन सी बी टू डेल बी। यदि विचुम्बकन में चुंबकीय क्षेत्र का मान B से 0 हो जाता है, और हम ये देखते हैं इस और पदार्थ का ताप जो है T1 से T2 हो जाता है, तो इक्वेशन 11 को इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है इंटीग्रेशन T1 टू T2 T डेल T इक्वल्स टू A अपॉन सी बी इंटीग्रेशन B टू 0 B अपॉन
इंटू DLB। और यहाँ आ जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन CB। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। और T2 स्क्वायर इक्वल्स टू T1 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन CB। और T1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T2 स्क्वायर इक्वल्स टू T1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस AB स्क्वायर अपॉन CB T1 स्क्वायर। और T2 इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट लेने पर T1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस AB स्क्वायर अपॉन CB T1 स्क्वायर का अंडर रूट। समीकरण 12 से स्पष्ट है कि जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा और जितना कम प्रारंभिक ताप का मान होगा उतना ही अधिक अनुचुंबकीय पदार्थ का रुद्धोष्म से शीतलन होगा। T2 का मान क्या होगा? उतना ही कम होगा। जितनी संख्या ये बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा, इसका मान कम होगा तो T2 का मान भी कम होगा। तो शीतलन के लिए हमें क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होना चाहिए और प्रारंभिक ताप जो है पदार्थ का वो कम होना चाहिए। इस पूरी डेरिवेशन के अंदर दो कांस्टेंट A और C दोनों को ही हम क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन इनके मात्रक जो है भिन्न भिन्न होते हैं। C का मात्रक खाली केल्विन होता है जबकि A का मात्रक जो है जूल केल्विन अपन kg t स्क्वायर होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लिक्विड हीलियम के बारे में और उसके गुणों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।